अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 CMA का स्टार्ट कर दिया जी हमने आज। लैपटॉप मेरा थोड़ा ख़राब हुआ है जी, माज़रत के साथ आज थोड़ा सा वन नोट से आपकी और मेरी जुदाई चलेगी। तो कल एक सवाल थैंक यू। कल एक सवाल मैंने आपको लिखवाया था, वो वन नोट पे ही था, वो लैपटॉप नहीं है मेरे पास। तो ज़रा वो सवाल तो ज़रा सामने रखें, मैं ज़रा देख लूँ, फिर वन बाय वन करते जाएँ, उसको सॉल्व जल्दी से कर लें। बल्कि हाँ, मैंने उसकी पिक्चर खींची थी। यस, अच्छा जी, वो एग्जाम्पल थी जी हमारी एक, ठीक है। उस एग्जाम्पल में नज़र आएगा अगर मैं यहाँ लिखूँगा, वैसे गुजारा करो है। अच्छा जी, यूनिट्स 10,000, 16,000 और 20,000। डिफरेंट लेवल्स आउटपुट के ना जी, ठीक है। ऊपर मैंने मंथ्स भी लिख दिए थे कि लेट्स से एक महीने में इतने यूनिट्स बनाए हमने, एक महीने में इतने बनाए, एक महीने में इतने बनाए। लाल मार्कर निकालो। अच्छा जी, नहीं बंद कर दो, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब कुछ कॉस्ट्स थी, डिफरेंट कॉस्ट थी। हमने उसमें ये देखना था कि हमने जो 3 तरह की कॉस्ट, वैसे तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी जी? नहीं, ये वाली जो पढ़ रहे थे। चलो अच्छा ठीक है, पूरी बात रिवाइज करें अगर, तो अभी तक हमने कॉस्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। अभी तक हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी है, बस 2 तरह की। लेकिन सारी कॉस्ट बस यही है, समझ लें, इसी के आसपास ही। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हमारे इस सब्जेक्ट का मकसद ही क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, अगर टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो 2 तरह की हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट, सॉरी 3 तरह की, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH, ठीक है। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई। अच्छा, फिर टोटल कॉस्ट अगर निकालें तो इसके अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ पीरियड कॉस्ट भी आ गई थी। एक हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। उसके बाद फिर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बल्कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक और क्लासिफिकेशन पढ़ी। ये थी कॉस्ट के बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन, के कॉस्ट जो है वो किसी गिवन एक्टिविटी लेवल में, अगर एक्टिविटी लेवल के बदलने से, यूनिट्स के बदलने से, वॉल्यूम के बदलने से अगर इन टोटल सेम रहे, चेंज ना हो, तो हमने उसको कहा था ये क्या है? ये फिक्स कॉस्ट है, कॉन्स्टेंट जो रहती है। और जो वॉल्यूम के बदलने से, यूनिट्स के एक्टिविटी लेवल के बदलने से जो बदल जाए, उसको हमने कहा था ये वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन डिसीजन हमने लिया था टोटल की बेस पे। हाँ, पर यूनिट का बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। डिसीजन हमने लेना है, नाम किस बेस पे रखा है? टोटल की बेस पे। लेकिन पर यूनिट भी इनका हमें बिहेवियर पता है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे यूनिट्स बढ़े, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। और ये दोनों चीजें आइडियल सिनेरियो बनाया था। कब वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है? जब डिस्काउंट ना हो। कब फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है? जब कोई स्टेप ना ले फिक्स कॉस्ट, हमारी कैपेसिटी पूरी ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने सीखना शुरू की थी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, और सारी कॉस्ट में बस यही काम ही चलना है। फिर टॉपिक सीखना होगा, फिर हमने FOH में जाना है। मैंने आपको FOH का टॉपिक बस सिखाना है। आप मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में जाना है, उसका फॉर्मेट बना देना है। उसके बाद भाई कॉस्ट तो सारी कॉस्ट के अंदर ही हमने जब जाना प्रोडक्ट की कॉस्ट पे है अल्टीमेटली, या सेल प्राइस पे भी जाना है तो कॉस्ट से प्रॉफिट निकालना है, तो हर चीज बेस तो वही कॉस्ट ही है। कुछ पेपर का नाम ही क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो कॉस्ट निकालेंगे और मैनेजरियल डिसीजन लेंगे फिर, ठीक है ना। तो ये बहुत बुनियादी चीजें, इनको जितना पक्का कर लेंगे उतना फायदा है, ठीक है। खैर, मटीरियल की कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट यूं लिखा हुआ है जी, मटेरियल कॉस्ट रुपीस के अंदर है। अगर 10,000 यूनिट्स बने तो टोटल मटेरियल कॉस्ट जो है वो हमें नजर आ रही है 60,000। और अगर 16 बने तो, चलो सही है, आप लोगों को भी पता है। इसको फिर रख ही देता हूँ। मुझे लगा शायद आप लोग जो है ना वो, गुड जी, 1,20,000। अच्छा, अब
तरतीब क्या बताई थी आपको, देखें ज़रूरी है कॉस्ट को। अच्छा ये जो है ना फिक्स्ड और वेरिएबल को पहचानना ये दो तरीके से है। एक, अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर कॉस्ट गिवन हो, जैसे हमारे इस सवाल में गिवन है या हमारे उस एग्जाम्पल में गिवन थी, तो हम यानी एक से ज़्यादा वॉल्यूम्स अगर गिवन हो, एक से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल्स पे गिवन हो कॉस्ट, तो फिर हम कैसे निकालते हैं ये सीख रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा वॉल्यूम पे ना हो तो फिर नाम के ज़रिए हम पहचाना करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं कल पढ़ाऊँगा, वो मैंने वन नोट के अंदर नोट किया हुआ था पिछले सेशन वाला, बल्कि उससे पिछले सेशन वाला, हर बार बच्चों को वही दिखाता हूँ। खैर फिलहाल ये तो सीख लें, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल्स गिवन हो, कॉस्ट हमारे सामने हो, हमने ये डिसाइड करना हो कि ये कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला सवाल क्या है, देखो अगर तो ये कांस्टेंट नहीं है तो ये इधर से निकल गई कि ये फिक्स्ड है। आपको कॉस्ट नजर आ रही है कि हर एक्टिविटी लेवल पे चेंज हो रही है, तो आपने पहली बात क्या की, ये फिक्स्ड तो नहीं है, ये फिक्स्ड तो। अब जिन बच्चों ने सही से कॉन्सेप्ट ना लिया वो क्या कहेंगे, ये वेरिएबल है। लेकिन आप लोगों ने तो ले लिया ना कॉन्सेप्ट कल के वेरिएबल जरूरी नहीं है कि हो। आपकी अगर फिक्स्ड और वेरिएबल इकट्ठी भी कर दें, टोटल कॉस्ट निकालें, आपकी ट्रिप की टोटल कॉस्ट निकली थी ना, टोटल कॉस्ट निकालें तो उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल अगर इकट्ठे हुए तो ये तो सेमी वेरिएबल कहलाएगी। तो अब दूसरा टेस्ट लगाते थे। तो पहली चीज, ये कांस्टेंट नहीं है तो हमने कहा ये फिक्स तो नहीं है। अब अगली चीज, ये वेरिएबल कब होगी, जब हम पर यूनिट निकालें, इन केस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर हम पर यूनिट निकालें तो यहाँ पर ये सेम होनी चाहिए। अब चेक करते हैं जी, 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 रुपीज 6 पर यूनिट, रुपीज 6 पर यूनिट ऐसे लिख दूं, 6 पर यूनिट। इसका मतलब फिक्स तो नहीं थी, लेकिन चूंकि पर यूनिट ये कांस्टेंट है तो ये वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद कौन सी कॉस्ट, अच्छा एक बात और, ये भी बुनियाद में ही डाल लो, जो मटेरियल की कॉस्ट होती है ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की जो कॉस्ट होती है ये होती ही वेरिएबल है, ये फिक्स्ड नहीं हो सकती। कोई यूनिट बने ना बने मटेरियल फिर भी लगेगा, क्या मतलब, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये मटेरियल कॉस्ट होती है, ये हमेशा वेरिएबल होगी, ठीक है। लेकिन जो लेबर कॉस्ट है वो भी ज़्यादातर वेरिएबल ही होती है, लेकिन मैं उसको ये नहीं कह सकता वो हमेशा वेरिएबल होगी, ठीक है ना, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल, लेबर कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादातर वेरिएबल ही मिलेगी आपको, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता एब्सोल्युटली हमेशा वेरिएबल ही होगी, ठीक है। उसमें कुछ फिक्स पोर्शन हो भी सकता है कि हो, ठीक है। चले वो बाद में देखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट कॉस्ट क्या थी जी, लेबर कॉस्ट रुपीस के अंदर कितनी है, 100,000, 160,000, 200,000। लो जी, फिक्स है ये, फिक्स तो नहीं है। अच्छा पर यूनिट चेक कर लेते हैं, वेरिएबल हो सकता है ना हो। अच्छा वेरिएबल भी कब नहीं होगी, जब टोटल में भी चेंज हो रही थी, कांस्टेंट नहीं थी, और पर यूनिट में भी चेंज हो रही हो, तो हम कहेंगे ओह न तितर न बटेर, ठीक है ना, हाँ न तितर न बटेर, ठीक है। अच्छा सर जी, तो ये क्या आएगा जी, 10 पर यूनिट, सुभान अल्लाह, समझ आया ये, हाँ ये पक्का कर लो अभी, फिर ताकि आगे जाके हम CMA सीखेंगे, ये ना सीखते रहें, रियाजियाँ ना सीखते रहें, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये फिक्स तो नहीं थी पर वेरिएबल निकली, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, अच्छा FOH की जो कॉस्ट है, ये वैसे आपको बता दूं, ये फिक्स्ड और वेरिएबल नॉर्मली दोनों होती ही हैं इसमें। जैसे इसी के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है वो वेरिएबल हो, यानी हम यूनिट्स बनाएंगे तो इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा, ठीक है। हो सकता है हम अपनी लेबर को घंटों के हिसाब से हायर किया हो, तो जो इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं ऐसे, जैसे एक मिस्त्री के साथ जो है वो ऐसे 10-12 हेल्पर लगे हुए हों, ठीक है। तो क्लियरली बंदा बता नहीं सकता, या एक बंदा ऐसा है जो 10 लोगों, जो डायरेक्ट लेबर के साथ एक बंदा ऐसा जो हेल्पर है, उनका उनको कोई पानी पिला रहा है, कोई उनकी जो खिदमत खातिर कर रहा है, कोई चीज़ उठा के दे रहा है, कोई ऐसे करके सबकी हेल्प कर रहा है, तो है तो वो लेबर ही, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, जो जैसे सिक्योरिटी गार्ड था लेबर ही था, मतलब देखा जाए तो एम्प्लॉई है ना, सुपरवाइजर एम्प्लॉई ही है ना फैक्ट्री का, मैनेजर एम्प्लॉई है ना फैक्ट्री का, लेकिन चूंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्ट बनाने में, तो वो इनडायरेक्ट लेबर है तो फैक्ट्री की कॉस्ट वो FOH में डाल रहे हैं। तो मटेरियल लेबर जैसे है, ये नॉर्मली वेरिएबल ही होते हैं, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर हो, वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री का रेंट वो फिक्स्ड होता है, हाँ अनलेस कि उन्होंने कहा हो कि जी आपने 1 यूनिट बनाना है तो इतने रुपए किराया देना है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है ना। तो आपका
जो है वो फैक्ट्री का जो रेंट हो गया आपकी, अगर फैक्ट्री अपनी है तो रेंट नहीं होगा, डेप्शन होगी। स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस है तो वो भी क्या है। तो इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हो सकती हैं, ये वैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन हम वैसे वाली अंडरस्टैंडिंग को नहीं, वैसे वाली अंडरस्टैंडिंग तब लगानी है जब एक से ज़्यादा लेवल के ऊपर कॉस्ट गिवन ना हो और मुझे नाम से पहचानना हो। अभी तो मेरे पास सहूलत है, 2-3 लेवल्स पे कॉस्ट गिवन है, चेक कर लो। डिफरेंट लेवल्स पे देखो, वॉल्यूम बदला, यूनिट्स है ना, यूनिट्स बदले तो क्या ये बदल रही है? बताओ कितनी है? 70,000। बदल तो रही है यार, 1 लाख। और लो जी, यानी एक्टिविटी लेवल के बदले, वॉल्यूम के बदलने से ये टोटल में कांस्टेंट नहीं है, मतलब फिक्स्ड तो नहीं है। अब अगला सवाल पैदा होता है, क्या ये वेरिएबल है? उसके लिए हम फिर पर यूनिट निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल में तो ये चेंज हो रही है, टोटल में तो ये चेंज हो रही है, लेकिन कंफर्म तभी होगा जब पर यूनिट कांस्टेंट हो और टोटल में चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे ये वेरिएबल है। अगर ये टोटल में चेंज हो रही है और पर यूनिट में भी चेंज हो रही है तो फिर ये सेमी वेरिएबल बन जाएगी। ओके, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पड़े होते हैं, और फिर इसको अलग करना आज सिखाऊंगा। अगर इकट्ठी आ जाए तो अलग करना आज, ये वो असल में बुनियाद डाल रहा हूं, ठीक है ना जी। 7 पर यूनिट, लो जी, आगे जाने की जरूरत ही कोई नहीं, लेकिन चलो। तो वॉल्यूम बदलने से इन टोटल कांस्टेंट नहीं थी, मतलब फिक्स्ड नहीं है। हमने कहा चलो वेरिएबल लग रही है, लग तो रही है वेरिएबल, वॉल्यूम के बढ़ने से बढ़ रही है, लेकिन कंफर्म कर लें अगर पर यूनिट में कांस्टेंट है और टोटल में बदल रही है तो हम कहेंगे हाँ ये वेरिएबल है। और अगर दोनों तरह से ही चेंज हो रही है तो फिर ये, क्योंकि इसमें वेरिएबल पोर्शन तो कांस्टेंट ही रहा होगा, लेकिन फिक्स्ड पोर्शन का पता है आपको कि वो यूनिट्स के बढ़ने से क्या होता है, तो उसी ने ही गड़बड़ की है सारी। देख लो कम हो रही है थोड़ी थोड़ी। ओके, तो ये क्या है जी, ये बन गई थी हमारी, ये क्या थी हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या थी, और ये क्या है जी, ठीक है। अगली कॉस्ट कौन सी है? एडमिन कॉस्ट जी, कितनी गिवन है? 80,000। आगे ले, ये तो फिक्स है, आगे जाने की जरूरत नहीं, चेक क्या करना है इसको ये चेक ही हुआ पड़ा है। जब ये फिक्स है तो क्या चेक करें, फिक्स है, फिक्स है, नजर आ रहा है, फिक्स टोटल में नजर आ गया सामने, नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। अगर आपने पर यूनिट निकाला तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होगा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये कहा है मुझे आइडेंटिफाई करके दो कि ये कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। जी भाई को काम है, हैंड आउट किसी को चाहिए? किसी का आज पहला दिन हो वो हाथ खड़ा करे। अभी भी आ रहे हैं माशाल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ अपने बच्चे तो हैं जी। हाइब्रिड में किसका आज पहला दिन है जी? माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आप तो मुझे जानते हैं यार, आप तो FAR 1 में मुझे नजर आते होते थे, मेरे बच्चे ही आपने, है ना। तो आपको तो पता था कि जिस दिन बुलाया उस दिन पढ़ना भी है। मिलो ना जरा क्लास के बाद खुशबू लगा के। अच्छा जी, नहीं जी, ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट सेलिंग एंड, अच्छा अगली बात, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है ये भी मिक्सचर हुआ करती है, अक्सर नहीं भी हो सकती। सवाल में वो एक जैसी दे दे तीनों लेवल्स पे तो हम कहेंगे ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल पोर्शन नहीं है। लेकिन आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जो सेल्स अपना डिपार्टमेंट होता है ना जी, उनको कहते हैं कि जी ये देखो, मोटिवेशन भी तो देनी है ना उनको, ठीक है। अगर उनको फिक्स सैलरी दे दे ना, अपने सेल डिपार्टमेंट को फिक्स सैलरी दे दे ना अगर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कहते हैं ठीक है यार, सामान विके ना विके साड़ी तनख्वाह तो पक्की है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन ना उनको फिर मोटिवेट करने के लिए यूँ कहते हैं कि यार देखो 25,000 मिसाल के तौर पे यार आपका ना बेस फिक्स है ये, ठीक है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके ऊपर आप जितने यूनिट्स बेचोगे ना तो हर यूनिट के बेचने के आप ऊपर आपको 5 रुपये भी देंगे। अब उसका 25,000 तो आ गया उसके जेब में फिक्स, ठीक है, ये क्या है, फिक्स पोर्शन उसका, ठीक है। और बाकी वो मेहनत करेगा, वो कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा बेचूं। अब जितने यूनिट्स बिकेंगे, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, जितनी सेल बढ़ेगी, इतना ही हमारा वो कमीशन 5 रुपये फी यूनिट भी बढ़ता जाएगा। 5% दे दो, 5 रुपये दे दो, कुछ भी हो सकता है अरेंजमेंट। तो एक ही बंदे का मिक्स हो गया, फिक्स भी और वेरिएबल। जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने मैनेजरियल लेवल के बंदे को रखा हुआ हो फिक्स पे और सेलमैन को रखा हो वेरिएबल पे। मकसद कहने का ये है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर मिक्सचर हो सकता है। नॉर्मली अगर शोरूम आपका रेंट पे है तो उसका रेंट फिक्स कॉस्ट है, और अगर आपका अपना शोरूम है, ओन्ड है, तो उसकी डेप्शन फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। नॉर्मली ये एक फिक्स कॉस्ट आ गई। लेकिन आपके
जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनस या कमीशन अगर आप देते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, लिंक कर दें उनको सेल की क्वांटिटी के साथ, तो फिर इसमें वेरिएबल पोर्शन भी आ जाता है। ये मैं वैसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखकर आपको जहन में होना चाहिए। एडमिन नॉर्मली फिक्स ही होते हैं, नजर भी आ रहा है आपको, वैसे एग्जांपल भी मैंने इस तरह से लिख दिया, लेकिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स हो सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, देखेंगे हम। हाँ, अगर ये नहीं होगा तो फिर तो नाम है हमारे पास, वो नामों वाला काम कल करेंगे ना, वरना आज मिक्स हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या कॉस्ट है जी? 10,000 रुपये, 30,000। लो जी, फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है ना जी। अब वेरिएबल हो सकती है अगर पर यूनिट में सेम आ गई तो। पर यूनिट बताओ, 3 रुपीज 3 पर यूनिट आ गया। लो जी, तो ये क्या है जी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों? नहीं, क्यों करें राउंड ऑफ? क्यों करें? करें तो फिर ठीक है, समझ के करें। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है? 3 और 2.6 बराबर हैं? असल में तो बराबर नहीं थे, राउंड किया था। लेकिन एक बात असूली तौर पे याद रखना, असूली तौर पे परसेंटेजेस और रेट्स को डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक लेकर चलना है, राउंड नहीं करना। जब वो अप्लाई होके टोटल, जैसे मिसाल के तौर पे हमें सवाल के अंदर गिवन होता कि जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आसान वाला देखते हैं, किधर गया ये। वो कहता है जी मटेरियल कॉस्ट जो है, पॉइंट तो यही है ना, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है बुलेट से वो कहता है जी 2.5 पर यूनिट है। ठीक है, अब 2.5 पर यूनिट को आपने 3 करके अगर मल्टीप्लाई किया 20,000 यूनिट से तो गड़बड़ हो जाएगी। या आपने निकाला 2.5 निकला तो इस रेट को नहीं छेड़ना। हाँ, जब 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे 20,000 से, वहां पे फिर कोई आपका जो है वो पॉइंट के बाद कोई फिगर आ रही है तो उसको राउंड बेशक करो, कोई मसला नहीं है। फिर वो रुपीज, वो रुपया ही राउंड होगा ना, जो एंड वाला होगा। लेकिन इस रेट को अगर आपने राउंड अप कर दिया या राउंड डाउन कर दिया तो जब उसे यूनिट से मल्टीप्लाई होना तो कितना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए सलाह है मेरी, बल्कि मेरी तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन समझ लें, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है ये कि परसेंटेजेस और रेट्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स कम से कम लें। ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं तो 4 लें, लेकिन टाइम जाया होता है, 2 पर राउंड कर दिया करें। ठीक है, तो लिख लें अपने पास, परसेंटेजेस या रेट्स को हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेंगे। आई एम नकलिंग जी। परसेंटेजेस और रेट्स को हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक कम से कम लेंगे। ठीक है, अब 2.5 और 3 बराबर है नहीं? ओके, अच्छा जी, और की करिए। अच्छा जी, ये आपको 13वां सवाल दिया था फिर होमवर्क में, पैकेज टर्नरी पैकेजेस इज लोकेटेड इन रिपोर्ट साइट इन। अच्छा, इन्होंने क्या डिसाइड किया था, ये सवाल हमने पढ़ा था यहाँ से, कि अब हम अपने स्टाफ को जो है वो पिक एंड ड्रॉपिंग सर्विस देंगे। पिक एंड ड्रॉपिंग सर्विस, उसको मैंने सही कर लिया था लेकिन वो वन नोट पे सही हुआ था। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन फॉर, अच्छा अब उसमें ना 3 रूट्स थे बेसिकली, यानी कि 3 वैन्स हमें लेकर चलानी पड़ेंगी। ठीक है, इसके ऊपर अब लिख लेंगे, अगर आप लोग इजाज़त दें ना तो थोड़ा देखने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं गुजारा है, लिख शिख लूँगा। इजाज़त है, ज़रा गुजारा होगा। हाइब्रिड वालों कुछ गुजारे का नज़र आ रहा है? चलो, अच्छा जी, तो 3 वैन्स हैं। क्या हुआ? ऊंची करूं? फिर मैं क्या करूं? काम हो जाएगा। हाँ, ठीक है जी। जी स्टूडेंट हैं, ये और ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रही हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन फिक्स तो तब होती जब इन टोटल कांस्टेंट होती। इन टोटल कांस्टेंट होती, ये भी आप चेक कर लो कितने गई, ये भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगी, लेकिन इसकी निशानी क्या है? ये इन टोटल कांस्टेंट है, इसलिए ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, असल में ना
इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन दोनों पड़े हैं। सिर्फ फिक्स्ड होता तो ये टोटल में सेम होता, पर यूनिट में डिक्रीजिंग ट्रेंड होता। सिर्फ वेरिएबल होता तो टोटल में डिफरेंट होता, पर यूनिट में कांस्टेंट होता। लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो गए तो पर यूनिट वाला, ये वेरिएबल वाला पर यूनिट कांस्टेंट और फिक्स्ड वाला पर यूनिट डिक्रीजिंग, ये मिक्स होकर कोई और ही चीज निकल आई है वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड ही बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट देखनी है तो पहले ही नजर आ जाएगी। अगर वो कांस्टेंट है हर एक्टिविटी लेवल पे तो वो फिक्स है, आगे जाने की जरूरत है। इसलिए मैंने पर यूनिट निकाला ही नहीं, मैंने कहा भी था मैंने नहीं निकाला। अगर पर यूनिट अगर इन टोटल कांस्टेंट नहीं है तो फिर अगला मामला आता है कि जी फिक्स तो नहीं है, अब वेरिएबल है या नहीं है, ये देखने के लिए आपने पर यूनिट निकाला। अगर वेरिएबल कांस्टेंट है, वेरिएबल ये पर यूनिट में कांस्टेंट है तो वेरिएबल है, और अगर पर यूनिट में कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये वेरिएबल भी नहीं है। फिक्स पहले नहीं थी, वेरिएबल भी नहीं है, तो फिर क्या है, मिक्स्ड कॉस्ट है। मिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों पड़े होते हैं। वेरिएबल ने आके टोटल को हिला दिया, कांस्टेंट ने छोड़ा, और फिक्स्ड की वजह से पर यूनिट कांस्टेंट ना रहा, डिक्रीजिंग हो गया। चलें आगे। अच्छा जी, ये सवाल मैं अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इनको, सवाल किया था ये ट्राई, इसका सोल्यूशन है था, फिर तो कर ही लेते हैं। तो इन्होंने डिसाइड क्या किया है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देंगे, और इन्होंने फिर अपने जिस विसिनिटी में है, ठीक है, वहाँ पे देखा, लेट्स से इनकी जो फैक्ट्री है वो यहाँ पे ठोकर पे है, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से डिसाइड किया कि 3 तरफ जो है वो हमें रूट चलाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो जो है वो मुल्तान रोड की तरफ चलाना पड़ेगा रूट, ठीक है, एक हमें जो है वो कैनाल नैरो नहर चलाना पड़ेगा, और एक हमें जो है वो समनाबाद वाली साइड से गुजार के उधर से वो चुबुर्जी और वो पुराने लाहौर वो शदरे तक लेके जाना पड़ेगा। ये मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा। बाकी कुछ लोग अगर थे भी तो वो कम थे, रायवेंड रोड वाली साइड में चौराहा बन रहा है ना, ठीक है, तो 3 रूट्स उन्होंने कहा जी हम चला देते हैं। तो अब 3 रूट्स के लिए उन्होंने 3 गाड़ियाँ ले ली। अब गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियाँ खरीदेंगे, फिर उन गाड़ियों को खरीदने के बाद चलाना पड़ेगा, चलाने की भी डिफरेंट कॉस्ट है। ठीक है, गाड़ी खरीदी गई तो उसकी कॉस्ट तो एक्सपेंस नहीं बनती बल्कि एसिड बनती है, आपको पता है। हाँ, उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होती है, तो डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस होगी तो वो असल में लड़ाई यही है। वो कहता है स्केड्यूल बनाओ, जो कि भाई वो आमिर भाई मिटा दें बोर्ड ज़रा, स्केड्यूल बनाओ जिसको प्रेजेंट करना है हमने मैनेजमेंट को, जो हमें ये कॉस्ट जो हैं हर वैन के बारे में पहले ईयर के लिए बताएं, ठीक है, ताकि हमें पता होगा कौन सी कॉस्ट फिक्स है, कौन सी वेरिएबल। मैनेजमेंट ने कहा ना, आप जब जॉब कर रहे होंगे तो ऐसे ही होगा, सेठ साहब ने कोई डिसीजन लेना, उन्होंने कहा ना यार ज़रा हिसाब लगा के लाओ ना, ठीक है, पर यूनिट कितना पड़ता है, वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है, सारी बातें ना आपको करनी पड़ेंगी। तो वही है टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं चलाने की कॉस्ट। तो बहरहाल फिक्स कॉस्ट ईच वैन की टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑपरेटिंग का लफ्ज़ अगर हटा भी देना तो फिर भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, चलाने की, गाड़ी चलाने की फिक्स कॉस्ट, गाड़ी चलाने की वेरिएबल कॉस्ट। तो वो ऐसे ही फजूल लफ्ज़ है बीच में, ठीक है, पर सवाल में ओरिजिनली था तो मैंने पढ़ा रहने दिया। ओके, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमें चाहिए और टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ऑफ ईच वैन। अब वैन्स कितनी है, तो मैंने आपको कहा था 3 कॉलम बना लेना, आपकी कॉस्ट जो है उसी तरह से चलती चली जाएगी। उसके बाद फिर टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल के बाद उसने कहा टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट में फिक्स वेरिएबल दोनों आ जाएंगी, तो वो दोनों निकली हुई होंगी, उनका टोटल कर लेना, कोई मसला नहीं। फिर कहता है पर किलोमीटर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट निकालो और टोटल भी निकालो। यानी कि वही जो काम एक बार, असल लड़ाई कहाँ तक चलनी है, आपने इन कॉस्ट्स में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट अलग अलग कर लेनी है हर वैन की। उसके बाद अगला काम सारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक है, चलें अब परचेज प्राइस की बात करें और उसके साथ एक्सपेक्टेड ट्रेड इन वैल्यू की बात करें। देखें सवाल यहाँ ख़त्म हो गया, आपके यहाँ पर सिर्फ उसने लाइफ ही बताई हुई है, तो भाई खामोशी केस में कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, अब मजबूरी है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये दोनों फिगर्स 12 लाख और 2 लाख ये यूज़ होंगी फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन कौन सी वाली होगी, तो स्ट्रेट लाइन मेथड वाली डेप्रिसिएशन आएगी, तो ये कॉस्ट कौन सी बन जाएगी, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है जी इंश्योरेंस प्रीमियम, कैसे कैसे आपने कह लिया फिक्स, नहीं
अगर यहाँ पे लिखा होता इंश्योरेंस प्रीमियम पर किलोमीटर, हाँ तो पूरी बात करो ना। असल में ये पर एनम है, पर मंथ पर एनम कोई भी खर्चा होगा, पर मंथ पर एनम रेंट है, सैलरीज हैं, यूटिलिटीज हैं, कोई भी ऐसा खर्चा जो पर मंथ या पर एनम गिवन होगा, कोई भी ऐसा खर्चा जो पर मंथ या पर एनम गिवन होगा, वो खर्चा हमेशा फिक्स्ड ही है। क्योंकि उसका मतलब क्या है, महीने का ये रेंट है, महीने की ये तनख्वाह है, यूनिट एक बेचें या यूनिट जो है वो 1 लाख बेचें, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक निशानी हुआ करेगी फिक्स कॉस्ट की पर एनम, तो ये भी क्या बन जाएगी। अच्छा, अब इंश्योरेंस प्रीमियम यार ऊपर ज़रा देखना पड़ेगा, बताओ ये एक कार के लिए है, एक वैन के लिए। हाँ, द इंफॉर्मेशन फॉर ईच वैन इज एज फॉलोज, ठीक है जी। चले, तो एक वैन का ये 50,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। क्वार्टरली सर्विस इंक्लूडिंग चेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि हर 15,000 किलोमीटर के बाद बदलेंगे, हर 5,000 किलोमीटर के बाद बदलेंगे, नहीं ना। हर 1 किलोमीटर चले, 100 किलोमीटर चले, 3 महीने, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं ये पता है? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? तो एक साल में कितने महीने होते हैं? अच्छा, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। तो फिर एक साल में कितने क्वार्टर हुए? अब क्वार्टर की बात कर रहा है कि 3 महीने वैन, चाहे ये नहीं कहा उसने कि 1 किलोमीटर चले, 100 चले, 1000 चले, 1 लाख चले, वो कहता है जी 3 महीने बाद हम ये मेंटेनेंस करते हैं, क्वार्टरली मेंटेनेंस। तो ये भी क्या बन गई, फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। मैं इधर लिखने लगा था, भाई का लैपटॉप खराब हो जाना था। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स पर 2000 किलोमीटर। अच्छा, मैं देखो ना, मैं आपको बताऊं, ये नीचे वाला जो एनुअल रनिंग ऑफ ईच व्हीकल नजर आ रहा है, आपको पता ही है हर रूट का सफ़र डिफरेंट है। जो नहर से जल्लो जाएगी गाड़ी उसके डिफरेंट किलोमीटर्स बनेंगे, जो ठोकर से जो है वो चौबुर्जी से होती हुई शादरा जाएगी उसके डिफरेंट बनेंगे, जो मुल्तान रोड पे जाएगी मोलनवाल पता नहीं वहाँ से आगे पतोगी तक जाएगी उसके अलग किलोमीटर बनेंगे। तो डिफरेंट किलोमीटर्स है ना। तो फिर अगर आपने ये डिसाइड किया है कि हर व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स जो हैं चेंज होने वाले जो होंगे ना, वो 20,000 किलोमीटर के बाद हमने बदल देने हैं, तो हो सकता है शादरे वाली वैन के जो है वो जल्दी बदल जाएं, और हो सकता है आपके जो है वो मुल्तान रोड वाली के बाद में बदले। तो ये वेरिएबल है, जितने किलोमीटर ज़्यादा चलेगी उतने ज़्यादा जल्दी पार्ट्स रिप्लेस होंगे, ठीक है। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कितने गया ये 20,000 किलोमीटर के बाद, तो ये क्या है 15,000 इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जाहिर है फिर भी हो, देखो ना, जितना ज़्यादा चलेगी उतनी ज़्यादा दफ़ा आपने इसको चेंज करना होगा, ठीक है। असूलन होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन अब सवाल का क्या करें, लुब्रिकेंट आ गया या गुजर गया, हाँ, तो वो क्वार्टरली, ठीक है। तो भाई क्वार्टरली है वो, देखो गाड़ी है ना, गाड़ी, इसकी आउटपुट क्या है, आपने एक मशीन लगाई, उसकी आउटपुट क्या है, यूनिट्स बनते हैं। एक गाड़ी आपने ली हुई है अपने स्टाफ के लिए है, तो पीपीई ना आपका, इसकी आउटपुट क्या है, जो आपके एम्प्लॉयज़ को वो ले आएगी ले जाएगी, तो जो किलोमीटर्स उसने चलना है यही इसकी आउटपुट है। तो उसकी बेस पर तो उसको हम जो है वो मेंटेन नहीं कर रहे, बल्कि हम कह रहे हैं 3 महीने का वक्त है, चाहे वो कोई एक रूट वाला फारी खड़ा रहे, वो बहुत कम चलता हो, वहाँ पे 2 दिन जाता हो, 4 दिन जाता ही ना हो, थोड़े से किलोमीटर चले, 3 महीने बाद पॉलिसी यही उन्होंने लिखा हुआ, मैंने तो नहीं कहा, ठीक है। 3 महीने बाद उन्होंने पार्ट्स बदल देंगे, ठीक है, एक्टिविटी के ऊपर बेस नहीं कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हीकल लाइसेंस की फ़ी पर, अगेन पर एनम आ गया, ठीक है। तो पर एनम, क्वार्टरली, ये निशानियां हैं, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, एनुअली, ये क्या है, तो ये तो यूनिट्स की वजह से, आउट एक्टिविटी लेवल के वजह, वॉल्यूम के बदलने से, सफ़र के बदलने से नहीं बदल रही है, ये वक्त की वजह से, जो खर्चा वक्त की वजह से सिर्फ बदलता है। हर महीने, 1 महीना गुजार लिया आपने फैक्ट्री में, 1 महीने किराया, 2 महीने गुजार लिए, 2 महीने का किराया देंगे। तो ये वक्त की वजह से आपको कॉस्ट जो पड़ रही है फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है जी। जी बेटा मैं कोई ऐसा रट्टा क्यों लगाऊं, मुझे साफ सुथरा नजर आ रहा है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की, वैसे जो पर मंथ या पर एनम कॉस्ट होती हैं वो फिक्स्ड ही होती हैं नॉर्मली, लेकिन अब कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई चीज़ निकाल के ले आए तो स्पेसिफिकली केस को भी देख लेंगे, अभी तक तो नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी कह सकते हैं आप टाइम पीरियड, लेकिन अगर टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड आर्स में आ जाए तो जितने आर्स ये चलेगा वो भी तो फिर अब आपको कोई टाइम ही था, सर आपने तो कहा था, तो खाम खा ऐसे कोई खाम खा कर, समझ आ रहा है, सादा बात। फिलहाल मैंने जितना बोला ना बस वो याद रखेंगे, पर मंथ पर एनम जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड है,
इससे ज़्यादा मैंने नहीं बोला, तो बस ऐसे टाइम पीरियड ना बोले, पर मंथ पर एनम बोल सकते हैं अभी आप, ठीक है जी। अभी तो शुरू का सफ़र है ना, पता लगेगा आपको ऐसा ऐसा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन बहुत आसान, सबसे आसान पेपर आपका ये मैं बता रहा हूँ। ये जो आसपास से आप सुनते हैं ना सीनियर से, फेल होने वाले सीनियर से, गलत सुनते हैं। सबसे ज़्यादा मार्जिन पासिंग का इसी पेपर में है। आप इंशाल्लाह करेंगे इसको पास, ऐसे आराम से 40% से ऊपर इसका रिजल्ट है। FAR1 जो आप ज़्यादातर बच्चे दे के आए हुए हैं मेरे पास, उसका 20% 25% रिजल्ट होता है, इसका 45% के आसपास, नहीं 40+ होता है इसका, उसका 20+ होता है। कितना फ़र्क है, ठीक है। तो ये पास होने वाला पर्चा है, इंशाल्लाह ऐसे पास होगा, हंस के। पर उसके लिए ज़रूरी क्या है, रोज़ का काम रोज़ करना, हफ्ते में एक टेस्ट देना और सोल्यूशन को हराम कर लेना अपने पे, जब तक एक बार जैसा तैसा भी है कर ना लें। जब तक ये नहीं करेंगे तो बस फिर ऐसे ही चलेगा, ठीक है। फिर कोई नहीं, अगली बार फिर से इसी बार करना है ना पास, इस बार ये बात मान लीजिएगा, ठीक है। और मुझे लगता है इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूँ कि उसी तरह से चैप्टर वाइज नोट्स दूंगा और सोल्यूशन नहीं दूंगा, मेरे दिल में आ रही है बार बार। लेट्स सी, अभी तो असल में कल का दिन ये करना था मैंने काम, तो मेरा वो लैपटॉप ख़राब हो गया, तबीयत भी ख़राब हो गई, दोनों चीज़ इकट्ठी ख़राब हो गई, ठीक है। तो उसके बाद वो काम मैं ना कर सका, तो अब वो इकट्ठा नहीं किया मैंने, नोट्स अलग अलग तो हैं ही। तो अब ये कल का दिन इस पर लगना है, फिर इसमें फारिग हो जाना है, उसके बाद फिर FOH तो शुरू करना ही है, तो ज़ाहिर है फिर FOH के नोट्स दे दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, टायर रिप्लेसमेंट आफ्टर कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर, पर किलोमीटर वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, पर लीटर कहता है 1 लीटर की इतनी कॉस्ट है, तो जितना चलेगी, जो गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा फ्यूल खाएगी, ज़्यादा फ्यूल खाएगी तो ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ठीक है। तो एनुअल रनिंग भी है, ठीक है। एनुअल रनिंग ऑफ ईच वैन विल बी एज फ्लोज, बह रही है वैन ए जो है वो 80,000 किलोमीटर सालाना एक साल में चलेगी, वैन बी 1,20,000 और वैन सी 1,60,000। कमेटी हैज़ एस्टिमेटेड दैट एवरेज रनिंग विल बी 16 किलोमीटर, यानी इन्होंने वो गाड़ियाँ ली हैं जिनकी एवरेज तकरीबन 1 लीटर में 16 किलोमीटर होती है, ठीक है। कोई ऐसी गाड़ियाँ होंगी इनके पास, ठीक है। नॉर्मली पता ही होता है आपको, जो गाड़ी आप लेते हैं उसकी एक एवरेज उसकी आपके सामने होती है, मार्केट की तरफ से भी आती है, क्लेम भी होता है मैन्युफैक्चरर का। तो ये जो हमारी गाड़ियाँ वैन्स हैं, ये 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 70 किलोमीटर करती हैं। वो तो CD70 है, मैं तो होंडा लेसा, ये 16 किलोमीटर करती हैं, ठीक है। अच्छा चलें जी, अब मेरे ख्याल में 3 कॉलम्स बना लेते हैं और एनुअल डेप्रीसिएशन पहले यूँ करते हैं ना, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एनुअल डेप्रीसिएशन आ गई, फिर इंश्योरेंस आ गई, फिर क्वार्टरली सर्विस आ गई, लाइसेंस भी आ गई। तो ये सारे इकट्ठे करके हम टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। वेरिएबल की बारी आएगी तो ये रिप्लेसमेंट पार्ट्स आ गए, उसके बाद टायर रिप्लेसमेंट आ गई और उसके बाद कॉस्ट डीजल की आ जाएगी, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 13। कोशिश करूँगा मैं इस टेबल में पूरा हो जाए सारा कुछ, ना हुआ तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, आगे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं जी। वैन ए, वैन बी, ABC है ना, रूट A रूट B भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। जी, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है उसमें सबसे पहले हमने कॉस्ट, कभी भी ऐसे वैन की कॉस्ट कभी भी आपने एक्सपेंस नहीं बना लेनी, कभी भी नहीं, इसकी तो डेप्रिसिएशन ही होगी मान लेवल में, ठीक है। तो आप आए, आपने यहाँ पर लिखा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यूज़ करना है तो एनुअल, सब कुछ एनुअल है यहाँ पर, पूरे साल के किलोमीटर्स बता दिए, पूरे साल में हम देखेंगे रिप्लेसमेंट्स कितनी, एक साल की अगली हमने डिसीजन मेकिंग करनी, ठीक है। तो एनुअल डेप्रीसिएशन। अच्छा आप देखो सबकी कॉस्ट सेम है, बेहतरीन, ठीक है। सबकी कॉस्ट सेम है तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। और अगर डिफरेंट होती ना तो मैं ये काम करता, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, ये मैं लिख लेता ऐसे, बल्कि मैं अभी भी यही लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसलिए तैयारी करवाई आपकी, हो सकता है
वैन्स अलग अलग कॉस्ट की होती, अलग अलग लाइफ वाली होती। तो एक बार अंग्रेजी में फॉर्मूला लिखते और फिर सवाल से उठाकर हर जगह पे उसको जो है वो कैलकुलेटर पे ही करके करते जाते, बार बार वर्किंग शो करना नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। खैर सही है, अभी ऐसे लिखा रहे या लिख दूं? लिख ही देता हूँ, अभी तो नहीं है, लेकिन चलो ज़हनी तौर पे तैयार हो गया, आगे जाके देख लेंगे जी। 2 मिलियन है, इसको 80,000 मेरे ख्याल में तो ये सारी कॉस्ट थी। आप 1000 में कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी रुपीज़ इन थाउजेंड्स कर लें? नहीं सही, कितना है जी? 12 मिलियन कॉस्ट, 12 मिलियन है। अच्छा 1.2 मिलियन, ठीक है 1.2 मिलियन है, चलो ज़्यादा कर दूँ फिर। और माइनस रेजल वैल्यू कितनी है जी? रेजल वैल्यू 200,000, चलो पूरा लिख रहा हूँ फिलहाल, देखते हैं आगे फिगर कितनी आती। डिवाइड बाय 4 ईयर्स जी, 250,000, तो पूरा ही लिखो फिर 250,000, ऊपर जगह भी नहीं है अब मेरे पास लिखने की, 1000 में रुपीज़ जी, 250,000 और 250,000, ठीक है जी। तो उसके बाद जी इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम है, तो बहुत आसान हो गया, सालाना है और पर वैन है तो 50-50 हज़ार। इतना आसान सवाल था, ये होमवर्क में देना ही नहीं बनता था सर। चले हम वैसे ही कभी कर लेते, ऐसे जब हमारा दिल करता कुछ ना करने को तो हम ये कर लेते, ऐसा सवाल जी। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000, 50,000, 50,000। नेक्स्ट क्वार्टरली सर्विस, ठीक है, तो 4,000, लेकिन क्वार्टरली है, ये क्या है? क्वार्टरली है, और हम इस वक्त सारा काम कर रहे हैं एनुअल, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स? तो एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस है जी, कितनी है जी? क्वार्टरली कितनी है? ₹4,000 इंटू 4, 16,000, 16,000 और 16,000। इतना आसान सवाल है, वैसे क्या मैं कर रहा हूँ। चलो अब तो शुरू हो जो गया, फटाफट कर दो इसको, मुझे नहीं लगा इतना आसान होगा। आपको आसान लगा? अगर नहीं लगा आसान तो फिर छोटी कितने यार, मेरी छोटी ले आओ, तो सेट करिए। इतना आसान सवाल इनको आसान नहीं लगा। नेक्स्ट लाइसेंस नहीं, हाँ ये अच्छा ऐसा है, चलो वैसे आज पहला दिन है, ठीक है फिक्स ही पहले ढूंढ लेते हैं। वैसे तरतीब हमारी ये होगी, ये तो ऐसे ही एक सवाल है, बेसिक सिखा रहा हूँ, वरना आपको जैसे बताया है हर टॉपिक के अंदर मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि हर सवाल हमने एक तरीके से करना है, तो फॉर्मेट हम पहले बना लिया करेंगे, इसलिए सवाल की तरतीब से चलते जाएंगे। जैसे अभी हमारे सामने वेरिएबल आ गया था ना, तो मैंने वेरिएबल की अलग हेडिंग देकर पहले वेरिएबल ही कर लेना था। खैर चलो अभी फिलहाल पहला दिन है, नहीं छेड़ता ज़्यादा, छोड़ दो जी फिलहाल। रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स को छोड़ के आगे जंप करो। व्हीकल लाइसेंस फी पर एनम ही है, ठीक है, तो लाइसेंस फी, एनुअल लाइसेंस फी, एनुअल व्हीकल लाइसेंस फी, ये एनुअल ही है, इसको ना करते रहना मल्टीप्लाई जी। 8,000, 8,000 एंड 8,000। और कोई फिक्स कॉस्ट है जी? नहीं, ठीक है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट्स हो गई टोटल। जी फरमाइए क्या है जी कॉस्ट इनकी? 3,24,000। नेक्स्ट, क्यों क्यों? हाँ फिक्स कॉस्ट जो है, अब एक्टिविटी लेवल क्या है? किलोमीटर्स। अब वैन्स तो सेम है लेकिन चल चलाओ डिफरेंट है, तो फिक्स कॉस्ट तो उसके अंदर सेम ही रहनी है, वो तो चेंज नहीं होनी, तभी तो ये फिक्स कॉस्ट कह रहे हैं हम इनको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई जी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स आ गई, ठीक है जी, 3,24,000 पर वैन। उसके बाद हम निकालने चले हैं जी अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा
ये वैसे आपको बताऊं, हमारी ए रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। ए रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, छोटा सा ए। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने चले। हाँ जी, हम वन बाय वन देखते जाते हैं, इनको भी छोड़ के जो आया था वो देखना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स पर 20,000 किलोमीटर। अब यहाँ पर अंग्रेजी में एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। आपकी वैन ए चली है 80,000 किलोमीटर, ऐसे ही है, और 15,000 रुपये की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है हर 20,000 के। तो आप 80,000 को डिवाइड कर दें 20 से, तो कितनी बार रिप्लेसमेंट करनी है वो सामने आ जाएगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो आप यूं कह लें जी, एनुअल रनिंग, पहले लिखो है क्या चीज, हैं पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, चले रिप्लेसमेंट ही लिख दें जी। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये देखें जी, दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप करें जी 80,000 किलोमीटर्स को डिवाइड, नज़र आ रहा है, थोड़ा मैं और पढ़ लिखता हूँ। 80,000 किलोमीटर को डिवाइड करें आप 20,000 किलोमीटर से, आंसर क्या आता है, ये 4 क्या है, ये 4 रिप्लेसमेंट्स हैं। ये क्या आ गई, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने रिप्लेसमेंट करनी है, ऐसे ही है। और हर टाइम रिप्लेसमेंट पर कितनी कॉस्ट आनी है, 15,000, सॉरी 15,000, ठीक है जी। तो ये एक तरीका है, बिल्कुल ठीक है। या आप यूं भी कर सकते हैं कि आप कहें टोटल 15,000 रुपये कॉस्ट है जब 20,000 किलोमीटर गाड़ी चले, तो यानी 20,000 किलोमीटर गाड़ी जब चलती है तो उसके बाद हमें 15,000 कॉस्ट पड़ जाती है। तो आप 15,000 को डिवाइड बाय 20 करेंगे तो पर किलोमीटर भी आपकी ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाएगी। तो उसके लिए आपको यूं करना पड़ेगा, 15,000 रुपये डिवाइडेड बाय, अब नीचे डिवाइड किससे कर रहे हो आप, किलोमीटर से ना, तो ये आंसर आ जाएगा ये रुपीस पर किलोमीटर, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है, आगे भी रुपीस पर, ठीक है, जैसे दिल करे, दोनों ही सही हैं। देखें कॉस्ट के अंदर मैंने आपको कहा था सोल्यूशन करने के कई तरीके हैं, जो कंफर्टेबल लगे आपको, मैं दोनों इसलिए कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय 20,000 क्या है जी, नहीं 20,000 क्या है, किलोमीटर, ठीक है जी, इनटू, अच्छा एक मिनट, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलो निकाल दो, पहले निकालो, उसके ऊपर ऐसे ही लिखे ना, जरा सर एक जैसा नहीं लग रहा, 0.75, ये क्या है जी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर किलोमीटर। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे फिर, नंबर ऑफ किलोमीटर्स के साथ। नंबर ऑफ, यहां पे क्या किया था आपने, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स आई थी, तो फिर एक रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी, उससे ये मेरे ख्याल में ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है, क्या ख्याल है, हमें आदत पड़ी हुई थी, पर किलोमीटर कॉस्ट आ गई। अब जो गाड़ी, एक बार पर किलोमीटर कॉस्ट निकाल ली, अब जो गाड़ी जितने किलोमीटर चलेगी उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी दोनों सही हैं वैसे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो इनटू कर दोगे आप नंबर ऑफ किलोमीटर या रनिंग, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला बेहतर है, ठीक है। एक बार मैं लिख लेता हूं इसको, इनटू कर दूंगा मैं नंबर ऑफ किलोमीटर, ठीक है। ये बीच में लिखूंगा नहीं, आंसर हर एक का लगाता जाएगा, बाकी जैसे आपका दिल करे कर सकते हैं जी। तो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स का फॉर्मूला चेक कर लें जी। हमने लिखा यहाँ पे रुपीस 15,000, ये तो सेम रहना है ना, डिवाइडेड बाय 20,000 किलोमीटर, ये मैंने आपके लिए लिखा। एक बार आपने पर्चे में ये लिख दिया। अब एक तो ये है कि आप हर बार ये लिखें और साथ आप हर एक वैन के किलोमीटर अलग से डालें, ठीक है। दूसरा ये है कि ये लिख लिया ना, आगे आपने ये तीनों अलग अलग नहीं लिखने, बल्कि आपने यूं लिख देना इनटू एनुअल रनिंग। पर्चे में एनुअल रनिंग लिखी हुई है ना, बोलो कैलकुलेटर में उसका आंसर निकालते जाओ, ठीक है। इसमें आपका टाइम बच जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई किया आपने किसको, एनुअल रनिंग को। तो अब आपको कैलकुलेटर की मार सिर्फ देनी पड़ेगी, टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। ये छोटी, और बेसिक्स में सिर्फ फिक्स वेरिएबल ही सिखा रहा है, बेसिक्स में और भी छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये फायदा ही देंगी, एंड तक ऐसे ही चला करेंगे। जहाँ कहीं हमें मल्टीपल फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी ना, वहाँ पे हम ये काम, मतलब 3-4 बार कॉलमनर फॉर्म में चल रहे हैं, 3-4 बार फार्मूला लगाना है, तो देखेंगे जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है, अंग्रेजी के अंदर ही लिख कर फिर अपना काम चला लेंगे, वक्त बचता है ऐसे, ठीक है। तो ये ज़रा जल्दी से बताओ, ये 0.75 आ गया ना। अब इधर देखो, वैन ए 80,000,
मल्टीप्लाई करते जाओगे कैलकुलेटर पे। वैन भी 1,20,000, वैन सी 1,60,000। अब वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो जितने किलोमीटर ज्यादा चलेगी जौन सी वैन, उतनी उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, फिक्स कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो बोलो 60,000, 90,000, 120,000, ठीक है जी। चलो लो भाई, समझ आती है। पार्ट 2 स्टार्ट।